नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। आज हम बात करेंगे बिहार की बेतिया विधानसभा सीट की। इस सीट पर कौन-कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं? इस सीट पर किसकी जीत की संभावना ज़्यादा है? बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा? टिकट किसको मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है? कौन-कौन सी जातियाँ यहाँ ज़्यादा वोट करती हैं? सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर आप चाहेंगे सबसे पहले 2010, 15 और 20 का आप समीकरण समझाएँ कि यहाँ पर कौन-कौन जीता, किसकी हार हुई और उस हिसाब से 2025 की क्या तस्वीर बनती है? देखिए अर्पिता, बेतिया एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि आप कह सकती है कि हुँ, वो शहरी सीट है। नंबर एक, शहरी सीट होने के कारण अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगी तो वहां पर जो है शहर में जितने भी शहरी विधानसभा सीट है वहां पर वैश्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होती है। एक हुँ, दूसरा 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 क्या होता है कि शहर की विधानसभा सीट पर जो सर्विस क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो उन आर्थिक रूप से जो मध्य वर्ग है उसकी संख्या होती है। हुँ, तीसरा तीसरा जो बेतिया शहर का विधानसभा सीट है वहां पर कह सकती हैं आपकी सवर्णों की भी संख्या लगभग ठीक ठाक है। उसमें ब्राह्मण है, कास्ट है, ऐसे मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। तो इसीलिए एक तरह से माना जाता है कि वो सीट सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। और अच्छा, 2010 और 2020 दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी से रेणु देवी चुनाव जीती। 2005 में भी वो जीती थी विधानसभा का चुनाव, मंत्री भी रही। पिछली बार जब नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री भी रही रेणु देवी। हाँ, हुँ, 2015 में उनको हारना पड़ा था। ठीक है, उनकी हार हुई थी और वहां से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी वो चुनाव जी, 2015 में जीते थे। तो आपको याद है कि हाँ, 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जब कांग्रेस से था तो उस समय में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक हुँ, साथ थे। तो उसका भी असर पड़ा वहां, और इस कारण से, और दूसरा एक और असर था कि रेणु देवी अपने परिजनों के कारण उनका हुँ, राजनीतिक नुकसान हुआ है। ठीक है, 15 में भी हुआ था, उसका असर ज्यादा पड़ा था, इसीलिए चुनाव हार गई थी। 2020 में हुँ, वो असर थोड़ा कम पड़ा तो चुनाव जीत गई। तो ये वहां का समीकरण है। और माना जाता है कि बिल्कुल। आम मोटे तौर पे कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सुरक्षित सीट मानी जाती है। भाजपा की हार केवल दो परिस्थितियों में हो सकती है वहां। बिल्कुल, एक सवाल लेना एक चाहती हूँ, सवाल यही है मेरा, हाँ, एक सवाल ले लेती हूँ कि 2020 और 2010 में बीजेपी जीती, 2015 में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो 2025 में आपको क्या लगता है? चूँकि रेणु देवी का जीतने का स्ट्राइक बहुत अच्छा है, तो क्या 2025 में रेणु देवी को दोबारा से बीजेपी टिकट दे सकती है या कई और नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है? अर्पिता, अगर जैसी स्थिति है बेतिया में, अगर रेणु देवी को दोबारा इस बार फिर टिकट मिलता है अगर, तो भारतीय जनता हुँ, पार्टी चुनाव हार सकती है। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी को अगर उस सीट को बरकरार रखना है तो उम्मीदवार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि रेणु मतलब देवी स्थानीय स्तर पर आ, विरोध हो रहा है रेणु देवी का। हाँ, स्थानीय स्तर पर विरोध के कई कारण हैं, उसमें दो प्रमुख कारण है। एक तो रेणु देवी लगातार चुनाव जीतती आ रही है, तो उसका एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। लोगों के अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाना, वह भी कारण होता है। लंबे समय से आप चुनाव जीत रहे हैं तो फिर होता है ऐसा। और दूसरा, रेणु देवी हुँ, अपने परिजनों, विशेष रूप से भतीजा के कारण अच्छा। जो है वो थोड़ा उनके ऊपर बदनामी है। ठीक है, क्योंकि उनके उनका भतीजा जो है वो थोड़ा सा माने जमीन कब्जा करना, इस तरह का मामला जो है, घुसखोरी गुंडागर्दी वगैरह, गुंडागर्दी गुंडागर्दी वाली छवि उसको बनी आप हुई है कह उनके सकते हैं भतीजे की। कि हुँ, उसके कारण, उनके अराजक व्यवहार के कारण रेणु हुँ, देवी को नुकसान उठाना पड़ा है। राजनीतिक रूप से आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, अब हुँ, निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि क्या रेणु देवी के लिए वो सीट दांव पर लगाएगी भाजपा। अगर दांव हुँ, पर लगाएगी तो फिर रेणु देवी के हुँ। साथ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेणु मतलब देवी का भी, अभी तक अन्य रेणु नामों की चर्चा नहीं है। सुनिए, तो रेणु देवी का कद चूंकि बढ़ा रहा है। देखिए हुआ क्या है कि रेणु देवी डिप्टी सीएम थी, इसी विधानसभा सत्र में थी।
इससे पहले मंत्री भी रही, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही है वो रेणु देवी। तो इसीलिए कई कई और दूसरी जिस जाति से वो आती है ना, वो नुनिया जाति है, ठीक है, तो वो अति पिछड़ी जाति है। तो उसका भी एक राज्य स्तर पर जब एक जातिगत समीकरण बनाने का बीजेपी प्रयास करती है, तो फिर उस समुदाय से उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए कई बार रेणु देवी बीजेपी की मजबूरी बन जाती है। तो ये ऐसा है मामला, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी इन सब परिस्थितियों में नोटिया जाति से आने वाली रेणु देवी, बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और अपने इलाके की जिताऊ नेता रेणु देवी को फिर से टिकट बीजेपी देगी, क्योंकि एक मजबूरी भी बीजेपी के लिए बन रही है, क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और पिछड़ी जातियों का एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ चलता है। नहीं, बीजेपी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी देगी ही, लेकिन उनको आप कमतर नहीं आंक सकती, ये बात मैंने कहा। उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती कि उनकी टिकट कटी जाएगी, क्योंकि अच्छा। उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है। केंद्र में राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी भी रही है, तो भारतीय डिप्टी सीएम रही है, तो ऐसा डिप्टी सीएम इसी विधानसभा सत्र में रही है, तो डिप्टी सीएम भी रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही, तो इतनी आसानी से टिकट कटेगा इस बात की संभावना थोड़ी कम लगती है, ठीक है। हाँ, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं अर्पिता, उसमें उनको अगर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर रेणु देवी को अगर टिकट मिलता है तो बीजेपी कैन लूज दैट पर्टिकुलर सीट, ये आईने की तरह साफ दिखता है वहां पर। रही बात, आपने कहा कि कोई विकल्प, बिल्कुल, आपने एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दी है कि अगर बीजेपी के समीक्षक इस रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे पर वो सही निर्णय भी ले पाएंगे। और पश्चिमी चंपारण जिला वैसे भी बीजेपी बहुल इलाका माना जाता है, जहां बीजेपी के समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है। प्रदीप जी, ये देखा जाए अगर माहौल, तो जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, वो भी इस मौके का तो फायदा उठाएगा ही कि अगर रेणु देवी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है तो कोई एक ऐसा मजबूत चेहरा लाए जिसको स्थानीय स्तर पर समर्थन मिल रहा हो। तो विपक्ष की तरफ से कौन सा वो चेहरा है जिसका नाम चर्चा में है? नहीं, आपको देखिए, दोनों गठबंधन से नामों की चर्चा है, ठीक है। और अगर बात करें महागठबंधन की, तो वर्तमान जो स्थिति है उसके अनुसार मुझे लगता है कि कांग्रेस के पार्टी के टिकट पर मदन मोहन तिवारी का चुनाव लड़ना लगभग तय है, ठीक है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। हाँ, क्योंकि 2015 में जीते भी थे, और अभी जो विगत में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें संजय जायसवाल जो बेतिया से सांसद चुने गए, पश्चिम चंपारण से सांसद चुने गए हैं, उनको कड़ा मुकाबला किया है, उनको कड़ा टक्कर जो है मदन मोहन तिवारी ने दिया। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है या महागठबंधन मदन मोहन तिवारी का टिकट काटेगी, नंबर एक। नंबर टू, भारतीय जनता पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी में एक दमदार उम्मीदवार के नाम की चर्चा चल रही है, दीपेंद्र सर्राफ की, ठीक है। दीपेंद्र सर्राफ बीजेपी के वहां पर, हाँ, बीजेपी के वहां पर जो है पिछली बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। सांसद संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, उनके काफी नजदीकी भी है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रहे, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो छात्र जीवन से ही वो भारतीय जनता बने, संघ आरएसएस से जुड़े हुए रहे, संघ के स्वयंसेवक भी रहे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया उन्होंने, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पर प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, पिछली बार जिलाध्यक्ष रहे। तो माने, और जब जिलाध्यक्ष थे तो आपको पता है कि पश्चिम चंपारण जिला में जो है काफी बेहतर प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, काफी सक्रिय रहे हैं, सामाजिक है वहां पर, तो इसलिए उनके नाम की चर्चा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दो उम्मीदवार जो है, मुझे लगता है दोनों गठबंधन से जो है सबसे फ्रंट रनर हैं अभी, माने फ्रंट में माने पहले नंबर पे चल रहे हैं दोनों गठबंधन से, जिनको टिकट मिल सकता है। एक है मदन मोहन तिवारी जो कि कांग्रेस से महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकते हैं बेतिया विधानसभा सीट से, और दूसरे आपने बताया बीजेपी के, उनका नाम का आपने अभी जिक्र किया, दीपेंद्र सर्राफ।
दीपेंद्र सर्राफ। तो माना ये जाए प्रदीप जी कि दीपेंद्र सर्राफ और मदन मोहन तिवारी में बेतिया विधानसभा सीट से मुकाबला हो रहा है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले की सीट है बेतिया। तो आपको क्या लगता है इन दोनों कैंडिडेट में, उम्मीदवारों में ज्यादा बाहुबल, बाहुबल कह लीजिए राजनीतिक रूप से, वैसा बाहुबल नहीं जैसा कि अनंत सिंह का है, तो कौन ज्यादा ताकतवर है? देखिए, एक दो तीन फैक्टर होता है अर्पिता चुनाव के दौरान। सबसे पहला, 3 स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है। एक तो पार्टी के स्तर पर, दूसरा बिहार में चूंकि गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन को भी आपको देखना होगा, तीसरा नंबर पर आता है उम्मीदवार। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहली बात होती है कि पहला जो जीत की गारंटी होती है वो होता है पार्टी का सिंबल। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है वो वैसे ही पार्टी के नाम पर जो है एक निश्चित वोट उसके पास आ जाता है। दूसरा होता है उम्मीदवार की छवि। ठीक है, तो उम्मीदवार की छवि में दो फैक्टर है। एक तो आप बहुत लोकप्रिय है या नहीं है, वो बाद में आएगी। आप बदनाम तो नहीं है ना, आपका नाम है या नहीं है, ठीक है, बदनाम तो नहीं ना है, ठीक है। जी सर। तो रेणु देवी के तुलना में दीपेंद्र सर्राफ की बात मैंने इसलिए कहा कि रेणु देवी बदनाम हो गई है, ठीक है। अब दीपेंद्र सर्राफ का नाम कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि बदनाम नहीं है, मतलब बेदाग छवि है, उसको कोई ठप्पा नहीं लगा है कि उनके रिश्तेदार गुंडागर्दी करते हैं या इलाके में दहशत फैलाते हैं, ऐसा ठप्पा नहीं लगा है दीपेंद्र सर्राफ पर। और बीजेपी की भी प्लस पॉइंट है। वही बात मैंने कहा कि छवि बेदाग है, ठीक है, कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है, जनता के बीच घुल मिल कर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिस कारण से बीजेपी का टिकट होना और दीपेंद्र सर्राफ का की छवि पर कोई दाग ना होना, ये 2 चीज उनके फेवर में होती है, ठीक है। दूसरा, मदन मोहन तिवारी की बात हम जब करते हैं तो मदन मोहन तिवारी के पक्ष में ठीक है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो मुसलमानों का वोट मिलेगा ही, यादवों का वोट मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, उसका नुकसान जो है उनको लोकसभा चुनाव में भी हुआ और विधानसभा चुनाव में भी उनकी वह टिप्पणी जो है उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सर, और इसी मुकाबला दिलचस्प होगा। आपने बताया दोनों कैंडिडेट के बारे में, संभावित उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कौन-कौन हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात आपने ये भी बताई कि मदन मोहन तिवारी हो या दीपेंद्र सर्राफ हो, दोनों की मजबूत छवि है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। बीजेपी के लिए मतलब चुनौती रहेगी, क्योंकि संजय जायसवाल को मदन मोहन तिवारी ने अच्छा खासा कड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव में दिया था। अब इस सीट पर दोनों किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, किस तरीके से यहाँ रणनीतिक रूप से काम करते हैं, ये इनकी जीत हार को तय करेगा। और कई सारे फैक्टर रहेंगे जिस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमें लगता है सर इस सीट का लगभग समीकरण आपने समझा दिया है। फिर भी अगर आपसे एक छोटा सा सवाल ले लूं कि दोनों में से 19-20 में आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों फाइनल होते तो ज्यादा जीत की संभावना किसकी है? नहीं, ये देखिए, अभी तो अगर आमने सामने की लड़ाई होगी अर्पिता, तब तो ये तय है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आमने सामने की लड़ाई होगी, अगर 1 to 1 फाइट होगा तो कोई नहीं हरा पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक और चीज होता है विधानसभा का चुनाव में, मैंने कहा ना कि विधानसभा के चुनाव में जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वह मायने कम रखता है लोकसभा चुनाव की तुलना में। तो व्यक्तिगत जो उम्मीदवार की जो छवि होती है वो भी महत्व रखता है। अब देखना पड़ेगा कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो जो अन्य उम्मीदवार है, तीसरे चौथे उम्मीदवार है, वो कौन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए वहां पर, जी, ठीक है, जो समीकरणों को तहस नहस कर दे सकता है। तो उस रूप में देखेंगी तो वहां जो अभी मेयर हैं, ठीक है, उनके भी उम्मीदवार बनने की चर्चा है, ठीक है। तो अगर वो मेयर जो है वो भी अगर उम्मीदवार हो जाती है तो हो सकता है कि फिर त्रिकोणीय मुकाबला में थोड़ा सा मामला फंसेगा। अब चौथी बात होती है कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस
को दूसरा सीट दे दिया जाए, वहां से राजद खुद चुनाव लड़ ले। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो फिर समीकरण बदलेगा। लेकिन वर्तमान जो समीकरण है उसके आधार पर बीजेपी आगे दिखती है। और सब चीजें तो स्पष्ट तब होगी जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब जो है जब चेहरा सामने दिखेगा तभी बताया जा सकता है कि परिणाम क्या होगा। जब तक चुनाव का आगाज नहीं हो तब तक अंजाम के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। और जनता के बीच जब पहुंचेंगे, जनता की तरफ से जब बातें निकलेंगी तो और स्पष्ट तस्वीर होगी कि दोनों में से कौन किसकी पसंद है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सीट की बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं, समीकरण समझाया है। उम्मीद करते हैं आगे भी जो सीटें हैं उन पर भी आप हमें विस्तार से जानकारियां देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका।